नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, हर देश के अलग अलग नियम कायदे हैं। दरअसल आम भाषा में जिसे हम देश या राष्ट्र कहते हैं, राजनीति शास्त्र में उसे राज्य कहा जाता है। किसी भी देश या कहें किसी भी राज्य निर्माण में 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। बात अगर जनसंख्या की करें तो बिना मानव समुदाय के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और दुनिया भर में हर राज्य में अपने नागरिकों को परिभाषित करने का अलग अलग आधार है। कई देश अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने का अधिकार देते हैं, तो वहीं भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिनमें एकल नागरिकता नियम है, जिसके तहत अगर आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी अपने असली वतन से नागरिकता खत्म हो जाएगी। दरअसल नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक हिस्सा है जो आपको आपके देश में ही नहीं पूरे विश्व में पहचान देता है। नागरिकता के बल पर ही आप किसी शासन व्यवस्था के अधीन आते हैं और उस व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए नागरिकता की परिभाषा बहुत व्यापक है और नागरिकता के आधार में उस देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व छिपा होता है। ताजा मामला तेलंगाना में टीआरएस के विधायक से जुड़ा है, जिन्हें भारतीय नागरिकता लेने के दौरान निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने के चलते गृह मंत्रालय ने उनकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं टीआरएस के विधायक की नागरिकता से जुड़े पूरे मामले की। समझेंगे संविधान में नागरिकता के नियम और प्रावधानों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यह मुद्दा तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के विधायक चेन्ना मनेनी रमेश की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चेन्ना मनेनी रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द करने से जुड़ा ताजा आदेश जारी किया है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2017 में उनकी नागरिकता रद्द कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट से रमेश को राहत मिल गई थी। भुवनेश भाई, एक बहुत बड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के एक विधायक की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी है। टीआरएस के इस विधायक का नाम चेन्ना मनेनी रमेश है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए की है। जिन सूचनाओं को चेन्ना मनेनी रमेश ने छिपाया, वो सूचना भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन के ठीक पहले के 12 महीने के दौरान यात्राओं से संबंधित थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी है। मंत्रालय के 13 पेज के आदेश में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत चेन्ना मनेनी रमेश की भारत की नागरिकता खत्म की जाती है। सरकार ने माना है कि चेन्ना मनेनी रमेश ने गलत बयानी करते हुए यह तथ्य छिपाकर फैसला लेने में भारत सरकार को गुमराह किया। उनके खिलाफ एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्रालय को दिया था कि उन्होंने भारतीय नागरिकता को दोबारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जर्मनी की नागरिकता ले ली थी और उसके बाद दोबारा से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने आवेदन पत्र किया था, उस आवेदन पत्र में जो उन्होंने तथ्य दिए थे वो ठीक नहीं है। उसमें एक रिक्वायरमेंट हमारे जो कानून के अंदर है वो ये है कि पिछले जब वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 वर्ष के लिए जो है उनका स्टे जो है वो देश के अंदर होना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं कमी रही थी क्योंकि उन्होंने विदेश यात्रा की थी और जिसका विवरण उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में नहीं दिया था, अपनी प्रार्थना पत्र में नहीं दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर चेन्ना मनेनी रमेश ने यह तथ्य बताया होता कि वो नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 साल भारत में नहीं रह रहे थे, तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने सभी पहलुओं की पड़ताल की। उसके बाद मंत्रालय का मानना है कि चेन्ना मनेनी का भारत का नागरिक बने रहना सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए मंत्रालय ने नागरिकता खत्म करने का फैसला किया है।
इस विषय को लेकर के वो पहले भी एक बार हाई कोर्ट जा चुकी हैं, जो गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय सरकार इस पर दोबारा विचार करे। दोबारा विचार करने के बाद में केंद्रीय सरकार ने इस विषय पर ये आदेश पारित किया है और उन्होंने कहा है क्योंकि उनका मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने कंसील की है, इसलिए वो नागरिकता का पात्र नहीं है। हालांकि उनके कहना ये था कि मेरे माता पिता दोनों जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, मैंने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी है और मैं सभी तथ्य जो हैं, सभी रिक्वायरमेंट जो पूरी करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि वो जो 1 साल वाला पीरियड था उनका स्टे का, वहाँ कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय ने ये आदेश पारित किया है। दरअसल ये पूरा मामला 2009 से जुड़ा है। चेन्नामनेनी रमेश पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में भारतीय नागरिकता लेने के दौरान निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया था। उस समय उनके पास जर्मनी की नागरिकता थी। वे 2009 से पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना में पड़ने वाले वेमुलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रमेश के पिता सी राजेश्वर राव भी 5 बार विधायक रहे थे। रमेश 1990 के दशक की शुरुआत में रोजगार के लिए जर्मनी गए थे और 1993 में जर्मन नागरिकता प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। 2008 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें नागरिकता दे दी। 2009 के विधानसभा चुनाव में वे वेमुलावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद 2014 से 2018 तक तेलंगाना के पहले विधानसभा में भी विधायक रहे। 2018 में वे फिर से विधायक निर्वाचित हुए। भारतीय नागरिकता अधिनियम के मुताबिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन की तारीख से कम 12 महीने पहले भारत में उपस्थित होना चाहिए। ठोस सबूत सरकार के पास हो तो सरकार नोटिस कर सकती है, और जो नागरिकता कानून है उसके जो रूल बने हैं, रूल 40(2) की धारा में और शेड्यूल 3 के हिसाब से, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिस कर देती है, और इसीलिए उस नोटिस का बड़ा महत्व है, जब नोटिस कर देती है तो बर्डन जो है वो नोटिस ही पर हो जाता है कि वो प्रूव करे कि वो इंडियन नागरिक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर जब नोटिस भारत सरकार से जाता है किसी को कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो वो हल्के तरीके से नोटिस नहीं भेज सकते। उनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि इन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, क्योंकि अगर नोटिस ही नागरिकता है कि नहीं वो प्रूफ कैसे करेगा। बाहर के देश की नागरिकता उसने नहीं ली, इसका प्रूफ को तो तरीका हो नहीं सकता है। तो इसलिए वो जो प्रूफ करने का जो उसके पर बर्डन शिफ्ट किया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, और उस डिसीजन के बाद वो नागरिकता उसकी जाएगी ही जाएगी। चेन्नामनेनी रमेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक स्थानीय नेता ने गृह मंत्रालय को ये कहते हुए शिकायत की कि रमेश अभी भी जर्मन पासपोर्ट रखते हैं और भारतीय नागरिकता प्रदान करने से पहले 12 महीने की इस निर्धारित अवधि के भीतर जर्मनी चले गए थे। इसी बात की पड़ताल के बाद गृह मंत्रालय की समिति ने कहा कि रमेश ने भारत सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी करके और पिछले 12 महीनों के दौरान अपनी विदेश यात्रा के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। इसके बाद सितंबर 2017 में गृह मंत्रालय ने चेन्नामनेनी रमेश की नागरिकता रद्द कर दी। नागरिकता रद्द होने के बाद रमेश ने गृह मंत्रालय में एक समीक्षा याचिका दायर की और हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसके बाद 2018 में तेलंगाना में फिर से विधानसभा चुनाव लड़ा और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। हाई कोर्ट ने जुलाई में इस मामले को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 नवंबर को फिर से उनकी नागरिकता रद्द करने का आदेश जारी किया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए चेन्नामनेनी रमेश ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल कोई भी नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सहभागी सदस्य होता है। राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके नागरिकता प्राप्त की जाती है। एक राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार देता है, बदले में नागरिकों से अपने देश के कानूनों का पालन करने और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसकी रक्षा करने की उम्मीद होती है। भारतीय संविधान में
भारत के नागरिक होने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो प्रावधान। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे या जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। भारतीय संविधान में जैसा मैंने भी बताया कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके प्रावधान हैं। उसमें एक तो है कि जो ओरिजिनली सेक्शन 5 जो कि ओरिजिनली हमारे देश के नागरिक कौन माने जाएंगे। 6 और 7 में ये प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 6 और 7 में, कि किन किन कंडीशंस के फुलफिल करने पे उनको नागरिकता का अधिकार मिल जाएगा। और इसी तरह के कानून जो हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसमें भी बना करके प्रावधान उसमें डाले गए हैं। वहीं अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में जानकारी देता है। इसके मुताबिक व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई जो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में जाकर रहने लगा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को अपना पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी होगा। जबकि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों से संबंधित है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और थोड़े समय बाद वापस आ गया तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम मानने होंगे। मतलब उसे भारत में कम से कम 6 महीने तक रहकर अपना पंजीकरण करवाना होगा, तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों के बच्चों की नागरिकता के बारे में है। इसके मुताबिक विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक हो, लेकिन उसे विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या काउंसिल में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 भारत के एकल नागरिकता कानून के बारे में है। इसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के तहत संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाएगी उनके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जबकि अनुच्छेद 11 के मुताबिक किसी को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास सुरक्षित होगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान के अलावा संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह संविधान प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। इसके मुताबिक वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन राजनायकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। वहीं 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी कहलाएगा जब वो कुछ शर्तों को पूरा करेगा, जैसे या तो माता पिता भारत के नागरिक हों या पिता नागरिक हों। इसके साथ ही कुछ विदेशी कुछ शर्तों को पूरा कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 11 के अंदर केंद्रीय सरकार को, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया कि वो इसके ऊपर एक कानून बना सकती है। तो वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, और उसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स होती रही हैं। उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म जो है वो देश के अंदर हुआ है या उसके पेरेंट्स जो हैं
वो यहाँ की नागरिकता को बिलोंग करते हैं, और अगर उसका जन्म बाहर भी हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ एम्बेसी या कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर अंदर करवा लिया जाता है, तो वे सभी यहाँ की नागरिकता के पात्र हैं। नेचुरलाइजेशन से जो दूसरी कंट्री के नागरिक हैं वो भी इसके अधिकारी हैं, अगर उनका 12 वर्ष का यहाँ पर स्टे है, और 12 वर्ष के स्टे में से 1 साल कंटिन्यूसली जो है पिछले 1 वर्ष का जो है स्टे वो भारत के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसमें अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो भारतीय नागरिकता का पात्र हो जाएगा। संविधान में नागरिकता के कानूनों में सरकार द्वारा संशोधन भी किए जाते रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। इसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, जिसमें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। वहीं 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में पंजीकरण से संबंधित विदेशी नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि 2005 का नागरिकता अधिनियम प्रवासी भारतीयों के लिए सीमित नागरिकता का प्रावधान प्रदान करता है, क्योंकि इसके तहत राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। भारतीय नागरिकता को त्याग के जरिए या निष्कासन के जरिए खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल जनवरी में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया गया था। लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक भी निरस्त हो गया था। आम चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद सरकार ने इसे पुनः सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधान के बारे में। सबसे पहले 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद 2019 में भी लोकसभा से ये बिल पारित हुआ, लेकिन निचली सदन के भंग होने के साथ ये विधेयक भी रद्द हो गया। इस बार फिर ये विधेयक पेश किया जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज 6 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन बिल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये विधेयक सक्षम बनाता है। ये बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। देखिए 19 के प्रावधान जहाँ तक मेरे को ध्यान है, सिर्फ वो पीरियड ऑफ रेजिडेंस जो शायद रिक्वायरमेंट था पहले शायद 11 साल, उसको शायद 6 साल करने की बात की गई है। बाकी कोई वही जो आप अपनी नागरिकता लेना चाहते हैं, बाकी कोई ज़्यादा संशोधन उसमें नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में कई प्रावधान किए गए हैं। मसलन सभी धर्मों के अवैध प्रवासियों को लाभ प्रदान करने से उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 सालों में से 11 साल भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। मौजूदा विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष करने का प्रावधान करता है।
विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के OCI यानी विदेशी नागरिकता कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है। 1955 को जो है कम से कम 6 या 7 बार अभी तक अमेंड किया जा चुका है और हर बार इसमें जो है जो पहले की अगर कोई सी प्रैक्टिकल इशू को लेकर के कोई समस्या हमारे सामने आई है तो उसके समाधान को लेकर के इसके विदेश प्रावधान है सिटीजनशिप एक्ट के, उसमें अमेंडमेंट की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि असम के नागरिकों को लेकर के कुछ उसमें जो दुविधाएं हमारे सामने आ रही थी, सरकार के सामने आ रही थी, उनको दूर करने के लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया। इसी तरह नेचुरलाइजेशन को लेकर के जो उसके प्रावधान है उसको लेकर के अमेंडमेंट किया गया। और अभी पीछे जो 2 मेजर अमेंडमेंट लाए गए, एक हमने 2 तरह के अलग अलग स्टेटस दिए। ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर, ओ जिसको हम कहते हैं ओवरसीज इंडियंस कार्ड होल्डर, एक वो कैटेगरी, और एक पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 2 कैटेगरी और रिकॉग्नाइज की गई। सरकार ने विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों ने भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। प्रस्तावित संशोधन देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़ित प्रवासियों को राहत देगा। इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं। इसलिए उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण की लंबी प्रक्रिया से इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अवैध प्रवासी माना जाता है और भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ता है। जो OIC कार्ड होल्डर की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक ऐसा प्रावधान किया गया कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग जिनकी जड़ें हमारे देश से जुड़ी हुई हैं, अगर वो हमारे देश के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे जो नियम हैं उनको और सरल बनाया जाए, ताकि वो अपने ही देश में जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उनकी जड़ें हैं, वहाँ आकर के वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कुछ मदद कर पाएँ। वहीं इस विधेयक से जुड़े कुछ संवैधानिक सवाल भी खड़े होते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 शामिल है। ये देखा जाएगा कि क्या ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। ये प्रावधान केंद्र सरकार के विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाता है। सरकार अब किसी भी कानून के उल्लंघन किए जाने पर OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है। ऐसे में किसी प्रवासी को जो भारत में रह रहा है उसे फौरन देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।